इमरान खान की बहन उज़मा खानम ने जो केस किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अब वो अपील में चली गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और जो सूरत है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने के लिए उज़मा खानम सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर चुकी हैं और उन्होंने नवाज शरीफ की जो जेल में बीमारी है उसकी मरियम नवाज और ज़ाती मुआलिज को मियाँ नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात की इजाज़त और मेडिकल चेकअप की दरखास्त और उस पर लाहौर हाई कोर्ट का जारी किया गया मुलाकातें कराने का ऑर्डर। मियां नवाज शरीफ को अदालती इजाजत से लाहौर से लंदन रवानगी की खबर की अखबारी तराशे। इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी और वफाकी वज़रा के इस पाबंदी को जवाब पेश करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस समेत उन्होंने बहुत सारी तफसीलात पर मबनी दस्तावेजात इकट्ठी करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को माजी याद कराने की भरपूर कोशिश करते हुए इमरान खान को इलाज के लिए शिफा अस्पताल मुंतकिल करने, जाती मुआलिजीन की रसाई और फैमिली से मुलाकात करने की इजाजत देने की इस्तदा की है। देखिए, अदालत को गैरत दिलाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ नाम का आदमी जेल में था, उसको कितनी सहूलियात थी, कैसे उनके डॉक्टर जाते थे, फैमिली जाती थी, कैसे उन्हें अस्पताल के अंदर पूरा महल बनाकर दिया गया था। मुझे याद है मियां नवाज शरीफ को जब अस्पताल शिफ्ट किया गया तो आसपास के सारे कमरों में उनके खानदान के लोग थे, उनके करीबी लोग थे और पूरा खानदान वहां पे मौजूद रहता था, पूरा मेला लगा हुआ था। मियां साहब के लिए स्पेशल टाइलें बाथरूम की तब्दील की गई थी, ये मियां साहब पसंद नहीं फरमा रहे थे। तो बहुत सारे और भी इंतजाम किए गए थे, बाजी में बता चुका हूं, मेरे ख्याल में बार बार इसमें जाने का फायदा नहीं। लेकिन नवाज शरीफ को जिस लेवल की सहूलतकारी इस निजाम ने की थी, इमरान खान को बुनियादी हुकूक भी उनके नहीं दिए जा रहे। इसमें उज़मा खानम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने सारी तफसीलात रख दी। अब क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंसाफ दे पाएगी? देख लेते, ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान। मुराद सईद बड़े लंबे अरसे के बाद मंजरे आम पर आए। मुराद सईद ने इंटरव्यू दिया शहजाद अकबर साहब को। इंटरव्यू वैसे सुनने वाला है, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप शहजाद अकबर साहब के चैनल पे जाकर मुराद सईद का इंटरव्यू जरूर सुने। उसमें आपको बहुत सारी वो चीजें पता चलेंगी जो आपको शायद पहले आइडिया नहीं था। मुराद सईद ने अभी भी, क्योंकि मेरी मुराद सईद से बात हुई थी और मुराद सईद के पास जो हकायक हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुराद सईद ने अभी भी अपने दिल में रखी हुई है और उसने उन चीजों से पर्दा नहीं उठाया। देखिए, जितना मर्जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मार पड़ी है, एक बात तो सबको माननी पड़ेगी कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें जो वो कर सकते थे, कह सकते थे, उन्होंने वो कहने से गुरेज किया। और इसलिए नहीं कि वो डरते हैं, उन्होंने इतनी बड़ी टक्कर ली हुई है, डर की वजह से नहीं, इन लोगों ने पाकिस्तान की इज्जत की वजह से बहुत सारी चीजों पर खामोशी। इमरान खान साहब भी खामोश रहे, मुराद सईद जो है उन लोगों में से एक है, और भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बहुत सारे लोग हैं। अभी मुराद सईद ने बहुत सारी बातें नहीं बताई, लेकिन जो बताया वो तल्ख हकायक है जो पाकिस्तान के अंदर हुआ, कि कैसे पाकिस्तान में लंदन प्लान के जरिए से एक मिलिट्री जर्नल और पॉलिटिकल पार्टी के बीच में मुआहदा होता है, फिर कैसे अमेरिका को बीच में लाया जाता है, फिर किस तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी को बाय डिजाइन लाया गया और किन हालात का सामना इमरान खान ने और मुराद सईद ने किया। और अब इमरान खान को खामोश रखने या खामोश करवाने के पीछे असल कहानी क्या है, अफगान पॉलिसी पाकिस्तान ने क्यों बदली। फिर उन्होंने बताया कि ग्रेटर इसराइल के मंसूबे के तहत बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तानी शामिल हो गए। ये आप इंटरव्यू सुने, आपको बहुत सारा कुछ उस इंटरव्यू के अंदर मिलेगा। नाजरीन, अब पाकिस्तान के अंदर जो है ना, बातें बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हकीकत क्या है? मैं एक तहरीर पढ़ रहा था और उसमें वो हकीकत जो है वो सबसे आसान अल्फाज में नजर आती है। वो कहते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें कितनी बढ़ानी है, ये फैसला तो IMF करता है। रूस और ईरान से सस्ता तेल लेना या नहीं लेना, इसका फैसला अमेरिका करता है और दुनिया के फैसले हम करते हैं। यानी हम बेवकूफ हैं। ये अवाम जो है ये रोटी को चोची कहते हैं कि तुम कहोगे जनाब हमारी बड़ी इज्जत बढ़ रही है। हर जगह पे हमारा वजीर आजम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को सलूट मारता है, हमारा आर्मी चीफ जो है वो ब्रीफ केस लेके डोनाल्ड ट्रंप की खुशामद करने पहुंच जाता है। यार, ये कोई तरीका तो नहीं है ना, ये मुल्क इस तरह तो नहीं चलते। और फिर आप कहते हैं बड़ी इज्जत मिल रही है। भाई, डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी तारीफ पे तारीफ करता चला जा रहा है इसलिए कि उसको आपसे काम पड़ा हुआ है। इसके अलावा आपने कौम के लिए कुछ टका कमाया या कुछ सरमायाकारी पाकिस्तान में लेकर आए। कर्जे पाकिस्तान के बढ़ते चले जा रहे हैं और पिछले 3-4 सालों में सबसे बड़ी कामयाबी की खबर पता क्या आती है पाकिस्तान में, कि जनाब पाकिस्तान को कर्जे की एक और किस्त मिल गई। ये है जनाब सबसे बड़ी कामयाबी। फिर ये सारे टाउट मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, मुबारक हो जी, कर्जा मिल गया, बहुत बड़ी माशी कामयाबी हो गई। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौर में IMF से बात करने के ऊपर पूरे पूरे आर्टिकल छाप दिए जाते थे, प्रोग्राम हो जाते थे कि आप गए क्यों, आप मिले क्यों। यहाँ पे कर्जे की किस्त लेने के ऊपर ये मुबारकबादें देते हैं। ये इनका उतरता हुआ निकाब पूरी कौम ने देखा और अब अभी आप और देखेंगे। ये 28वीं आईनी तरमीम आ रही है। बिलावल ने जिस ब्रूट मेजॉरिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया था ना, मैं हैरान हो गया था कि बेनजीर भुट्टो की रूह कब्र के अंदर तड़प गई होगी जो बिलावल ने किया था। डंडे वाली जमहूरियत और ब्रूट मेजॉरिटी, ये बिलावल ने अल्फाज इस्तेमाल किए थे।
जिस ब्रूट मेजॉरिटी के साथ, जालिमाना मेजॉरिटी के साथ, ताकत के इस्तेमाल के साथ बिलावल ने आईनी तरमीम पास करवाई थी 26वीं और 27वीं, आज वही बिलावल फंसा हुआ है। पीपल्स पार्टी को सिंध में रगड़ा लगाया जा रहा है, नैब के जरिए से चुरे तेज कर दिए गए हैं, ये भी करप्शन पकड़ लेंगे, वो भी करप्शन पकड़ लेंगे, इनको बार बार धमकाया जा रहा है। इसमें ना एक बड़ी जबरदस्त सुहेल रशीद साहब ने खबर दी है, और ये इसमें 4-5 खबरें एक साथ हैं उनकी एक ही खबर में, कि किस तरीके से अब सिंध के अंदर बंद फाइलें खोली जा रही हैं, किस तरीके से नैब को दोबारा मुतहर्रिक किया जा रहा है, किस तरीके से पीपल्स पार्टी और उनके लोगों के इर्द गिर्द शिकंजा कसा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि बिलावल को और आसिफ जरदारी को 28वीं आईनी तरमीम भी अच्छे बच्चों की तरह पास करवानी पड़ेगी, चाहे वो ये माने या ना माने, क्योंकि ब्रूट मेजॉरिटी, ये बिलावल ने खुद कहा था, तो जरा उसका मजा भी ये चखेंगे। इन्हें वो सारा कुछ करना पड़ेगा जो जमहूरियत की नफी है, इन्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा जिससे पाकिस्तान में सियासतदान कमजोर होंगे और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मजीद मजबूत होगी। अब कुछ लोग ये बातें करते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सदर पाकिस्तान बन जाएगा, और वो कोशिश कर रहे हैं कि आईनी तरमीम करके सदर पाकिस्तान बन जाए। कुछ भी बन जाए, ये मुल्क नहीं चलना। सदर पाकिस्तान बन जाए, वजीर आजम बन जाए, आर्मी चीफ के ऊपर भी कोई ओहदे ले ले, वो भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, खुदा नहीं बन सकते, रब नहीं बन सकते, ये निजाम नहीं चल सकता। आप उल्टे लटक जाएं। आपको इमरान खान से माफी मांगनी पड़ेगी, आपको इमरान खान के साथ जाकर बैठ के बात करनी पड़ेगी, कोई रास्ता आपको निकालना पड़ेगा। ये निजाम नहीं चलेगा, पाकिस्तानी बिगड़ गए, पाकिस्तानी नहीं बात मान रहे। नाज़रीन, अब इंटरनेशनल खबरों की तरफ चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ईरानी तजावीज़ मुस्तरद की हैं, उसके बाद उन्होंने बात की नेतन्याहू से, और तब से लेकर अब तक जो इसराइल है उसने लबनान के ऊपर हमले बहुत तेज कर दिए। जो ताज़ा तरीन हमले हुए हैं लबनान पे, उनमें गुज़िश्ता 24 घंटों में इमदादी कारकुनों समेत 51 लबनानी अफराद जो है लबनान में शहीद हो गए, और लगातार ये तादाद बढ़ती चली जा रही है, हमलों की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। तो ये ईरान की एक शर्त थी कि लबनान के अंदर जंगबंदी की जाए, लेकिन जब भी ईरान की तजावीज़ मुस्तरद होती हैं तो इसराइल लबनान पे बमबारी जो है उसको तेज कर देता है। अब इस वक्त लबनान पे शदीद बमबारी कर रहा है इसराइल, और वहां पे लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। दूसरी जानिब ईरान ने भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा उसके ऊपर अपना रद्देमल दे दिया। एक तो ईरान ने कहा जी हमें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यानी ईरानी सरकारी मीडिया ने यह दावा किया कि ईरान के जवाब पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो रद्देमल दिया उसकी कोई अहमियत नहीं है। ईरान में मंसूबे अमेरिकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। ट्रंप ईरान के जवाब से अगर खुश नहीं है तो ये ईरान के हक में बेहतर है। ईरानी सिक्योरिटी जराये का कहना है कि अमेरिकी तजावीज ट्रंप के हद से ज्यादा मुतालबों के आगे हथियार डालने के मुतरादिफ थी। ईरानी तजावीज में अमेरिका को जंगी नुकसानात के मुआवजे की अदायगी और अपनाए हुर्मत पर ईरान की खुद मुख्तारी पर जोर दिया गया। देखिए, इसमें ना एक ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान है इस्माइल बकाई, उन्होंने जो बयान दिया है ना उसमें काफी क्लैरिटी है। उन्होंने कहा कि ईरान के मुतालबात बड़े माकूल और जिम्मेदाराना मुतालबात है, जबकि उन्होंने अमेरिका पर यकतरफा और गैर मकबूल मौक़िफ़ थोपने का इल्जाम आयद किया। वो ये कहते हैं कि ईरान का मुतालबा ईरानी जहाजों के खिलाफ बहरी कजाकी का खात्मा, यानी वो जो नाकाबंदी अमेरिका ने की है वो खत्म की जाए, जिसे वो समुद्री नाकाबंदी कहते हैं। ईरानी अवाम के गैर मुल्की बैंकों में मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा ईरान ने किया कि जनाब जितने दुनिया के अंदर बैंकों में हमारे पैसे आपने मुंजमद कर रखे हैं अरबों डॉलर, वो हमें रिलीज किए जाए, हम अपनी अवाम के लिए वो पैसा खर्च करें। आपने हुर्मत में महफूज आमदरफ्त की तजवीज ईरान ने साथ में दी थी और लबनान समेत पूरे खित्ते में अमन के क्याम का मुतालबा किया। क्या ये मुतालबात नाजायज? अच्छा, इसमें जो आपने हुर्मत वाला ईरान का मुतालबा है ना कि एक महफूज आमदरफ्त, उसमें ईरान के पास कलीदी किरदार है। यानी ईरान ये कहता है कि आपने हुर्मत में महफूज आमदरफ्त तभी होगी जब ईरान खुद इस अमल की निगरानी करेगा और उसके साथ कोऑर्डिनेशन में होगा और ईरान को उसका बिल अदा किया जाएगा। तो आपने हुर्मत के ऊपर जो कंट्रोल है ये एक ऐसी चीज है जिसको अब ईरान नहीं छोड़ना चाहता। नादरीन, इसी बीच में ईरान में एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के 7 बड़े खौफनाक जासूस ईरान ने गिरफ्तार कर लिए। इसके अलावा एक शख्स को वहां मार भी दिया गया है, वहां इनकाउंटर हुआ, उसमें वो आदमी मारा गया, और एक शख्स को सजाए मौत भी ईरान में सुना दी गई है। ईरान में इसराइली जासूसी का नेटवर्क बड़ा शानदार बनाया था मोसाद ने, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत सारे वसाइल हैं। फिर वो दुनिया के अंदर फैसिलिटेट भी करते हैं ऐसे लोगों को, इनकी फैमिलीज को, और वो ऐसे कमजोर लोगों को ढूंढते रहते हैं मुख्तलिफ महकमों में, मुख्तलिफ जगह पे, जो काम कर सके इंटेलिजेंस के लिए। यानी खुफिया मालूमात मोसाद को ना सिर्फ फराहम करते हैं बल्कि वो
बहुत सारे दीगर काम भी करते हैं। ईरान की वजारत इंटेलिजेंस ने ऐलान किया कि उसने 6 सूबों में कार्रवाइयों के दौरान 2 ऐसे सेल खत्म किए हैं जो इसराइली खुफिया इदारे मोसाद के लिए काम कर रहे थे। कार्रवाइयों के दौरान 7 अफराद गिरफ्तार किए गए, जबकि मुसल्लह झड़प में एक शख्स हलाक हो गया। मगरबी आजरबाईजान में 4 अफराद पर मुश्तमिल एक सेल सूबे के मुख्तलिफ इलाकों और तेहरान में हसास मराकज और सरकारी इमारतों को निशाना बनाने के साथ साथ दारुल हुकूमत में एक कत्ल की तैयारी कर रहा था। फिर उन्होंने बताया कि कौन कौन सी जगह पे किस किस तरीके से उन्होंने एक एक बंदा गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया किस तरह के इनके पास से हथियार मिले, किस तरह का गोला बारूद मिला। फिर इनके पास से बहुत छोटे साइज के ड्रोन्स भी मिले जिन्हें ये जासूसी के लिए इस्तेमाल करते थे। फिर मवासलाती आलात इस तरह के मिले जिनसे ये राब्ते में रहते थे अपने हैंडलर्स के साथ, और बुलेट प्रूफ जैकेटें भी इनके साथ मिली और बहुत सारी और चीजें। तो एक जासूसी का पूरा नेटवर्क है जो काम कर रहा है ईरान में, और अब ईरानी इंटेलिजेंस जो है वो एक एक करके इन जासूसों को पकड़ रही है। ये जासूस बहुत बड़ा असासा थे मोसाद के, क्योंकि इसराइली इंटेलिजेंस इतनी तगड़ी थी ईरान में जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने न सिर्फ ईरानी साइंसदानों को कत्ल किया, उनकी लीडरशिप को कत्ल किया, छोटी छोटी मालूमात उन तक पहुंच जाती थी। नाजरीन, एक डेवलपमेंट और है जो बहुत अजीब डेवलपमेंट है और अमेरिका के लिए बहुत परेशान कुन है। गुज़िश्ता चंद दिनों से हम ये खबरें पढ़ रहे हैं और ये लगातार रिपोर्ट हो रहा है कि अमरीकी एयरफोर्स के तैयारे खलीजी ममालिक के ऊपर जब प्रवास करते हैं, खासतौर पे वो आबना हुर्मुज के नजदीक जब जाते हैं या समुद्री पानियों के नजदीक, जो ईरान के जब वो नजदीक जाते हैं तो अक्सर तैयारे 7700 का हंगामी पैगाम भिजवाते हैं। ये 7700 क्या है? अमेरिकन एयरफोर्स के तैयारे जब मुश्किल में आ जाते हैं, जब उनको कोई जैमर्स पड़ जाते हैं या उनका कम्युनिकेशन का या दीगर सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं कर रहा होता, या उन्हें लगता है कि कोई खराबी हो गई है, तो वो 7700 का एक पैगाम फौरी तौर पे भिजवाते हैं। अब अमेरिका के पास शानदार एयरफोर्स है, बड़े अच्छे तैयारे हैं, जदीद सिस्टम है उनका, लेकिन ये उनके साथ हो क्या रहा है? ये गुज़िश्ता चंद दिनों से लगातार हो रहा है। कभी 2 तैयारों के साथ होता है, कभी 4 तैयारों के साथ होता है, कभी फिर किसी तैयारे के साथ होता है, और ये होता चला जा रहा है। अभी हाल ही में एक मरतबा फिर गुज़िश्ता रात दोबारा से अमरीकी एयरफोर्स के तैयारे ने 7700 का इमरजेंसी कोड भेजा और फौरी तौर पे हंगामी लैंडिंग की है। ऐसे कुछ तैयारे माजी में सऊदी अरब में लैंड हुए, कुवैत में भी लैंड हुआ सुना, और कतर में भी लैंड हुआ। अभी ये यूएई के अंदर एक तैयारा लैंड हुआ है। ऐसे कौन से जैमर्स इस खित्ते में आ गए हैं जो इससे पहले नहीं थे? देखिए, इससे पहले जब अमेरिकन फोर्सेज आई थी और उन्होंने बहुत शदीद बमबारी की थी ईरान पे, तो तब तैयारों की जानिब से इस किस्म का शिकवा नहीं किया गया था और इस किस्म के कोड्स भेजे जाने की इतला नहीं थी। अब लगातार जब से एक अमरीकी तैयारा ईरान में गिरा, पायलट वाला मामला हुआ, उसके बाद से लेकर एकदम सूरत बदल गई है। अब ईरान की जो फिजा है वो अमरीकी एयरफोर्स के तैयारों के लिए वैसी नहीं है जैसी माजी में थी। ये कौन से जैमर्स हैं? देखिए, जब इंडियन पायलट्स पाकिस्तान पे अटैक करते हैं तो उन्हें भी इस किस्म की सूरत का सामना करना पड़ता है। इंडियन एयरफोर्स के अंदर इस बात की बड़ी डिस्कशन है कि वो पाकिस्तानियों में मारते कैसे हैं। वो पाकिस्तानी तो धोखे मारते हैं, उनको 2019 में मारा, उसके बाद 2025 में फिर मारा, और जब भी इंडियंस ने इस तरफ का रुख किया तो उन्हें बड़े शदीद किस्म के जैमर्स का और चीजों का सामना करना पड़ा। तो चाइना के पास भी बड़ी शानदार टेक्नोलॉजी है। मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन अमेरिकन को एक नई सूरत का सामना है, और इसराइल को भी है। इसराइली जो आर्मी चीफ है, चीफ ऑफ स्टाफ अयाल ज़मीर, उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि हमें फौरी तौर पे हजारों फौजियों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस किस्म की लड़ाइयां इसराइल ने इस वक्त छेड़ दी हैं, इन लड़ाइयों में परफॉर्म करने के लिए और सरवाइव करने के लिए इसराइल को मजीद हजारों फौजियों की जरूरत है, और उन्होंने अपनी डिमांड डाल दी। और ये बात एक दफा नहीं, कई मरतबा इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ ने की है कि मुझे मजीद फौजी चाहिए, वरना सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। इन्होंने इल्जामात लगाया कि इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया, महंगाई बढ़ा दी है, मईशत तबाह हो रही है, इस किस्म के इल्जामात लगाए, और उसके बाद से लेकर अब तक किसी एक शोबे में भी पाकिस्तान संभल नहीं सका। चाहे दिफा का शोबा हो, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई, दहशतगर्दी के ऐसे खौफनाक वाकयात हुए, इंटेलिजेंस के बहुत बड़े बड़े फेलियर्स हुए पाकिस्तान में, इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक लिया, तो ये बहुत बड़ी एक पाकिस्तान की नाकामी हुई। हाँ, इंडिया के जहाज पाकिस्तान ने गिराए, वो बहुत अच्छी बात थी, उसको कल सेलिब्रेट किया पाकिस्तानियों ने, और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी रखे गए। कुछ प्रोग्रामों पे लोग एतराज भी कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ने एक तकरीर भी की, तकरीर तो वो अच्छी करते हैं, यानी जिसने लिख कर दी उसने अच्छी बातें लिख कर दी, लेकिन तकरीर में कॉल और फेल के अंदर जब तजाद हो तो फिर चीजें ठीक नहीं हो सकती। यानी जब एक मौका मिला था, पूरी कौम इकट्ठी हो गई थी, जिसका जिक्र फील्ड मार्शल ने अपनी तकरीर में भी किया, तो बजाय इसके कि उसका फायदा उठाया जाता और कौमी वहदत को मजीद फरोग दिया जाता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने और सोशल मीडिया ने, आम पाकिस्तानियों ने बहुत साथ दिया फौज का। जब फौज के पास मुश्किल वक्त आया तो कौम फौज के साथ खड़ी हुई।
लेकिन जैसे ही वो मुश्किल वक्त खत्म हुआ तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अवाम को दोबारा कुचलना शुरू कर दिया और वही जालिम रजीम अवाम के ऊपर मुसल्लत रखा जिसने अवाम को तबाह बर्बाद कर दिया। आज पाकिस्तान की मुआशी हालत आपके सामने है, तबाही और बर्बादी फेरी हुई है। इन्होंने मईशत की, अवाम का एक दिन भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने साथ नहीं दिया। ये जर्नैल उन जालिमों के साथ खड़े हुए जिन्होंने पाकिस्तान में आईपीपीज के घटिया मंसूबे लगाए थे। आईपीपीज पे मैं वीलॉग करने वाला हूं, एक दो दिन का मेरा काम रह गया है। डिटेल रिसर्च के बाद आपको मैं बताऊंगा कि पाकिस्तानियों को कितना बड़ा चूना लगाया गया है और एक ऐसा वीलॉग करूंगा कि आपको बहुत सारे वो सवालात जो आपके दिमाग में है उन सब के जवाब आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। सियासतदानों ने कई बार इकट्ठे बैठने की कोशिश की, लेकिन हुक्मरान जमात के सियासतदानों ने बार बार ऑफ द रिकॉर्ड यह बताया कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि सियासतदान मिलकर बैठे और बैठकर किसी नतीजे पर पहुंचे। हत्ता कि इमरान खान साहब से मुलाकात करनी थी उनकी पार्टी के लोगों ने और हुकूमती जमात के लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये नहीं करवा पाएंगे। वजह यह है कि फील्ड मार्शल साहब ने फैसला किया हुआ है। अब तो जो वफाकी वुज़रा हैं वो टेलीविजन के ऊपर बैठकर कहते हैं कि मैं या हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एक अदना वर्कर हैं। यानी आप अंदाजा करें कि हम उनकी टीम के अदना वर्कर हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की टीम के। तो नवाज शरीफ ने इतनी दहाइयों तक सियासत, यानी 50 साल होने वाले नवाज शरीफ की सियासत को, 40 साल तो हो गए इनको। इतनी लंबी सियासत नवाज शरीफ ने इसलिए की थी कि एंड ऑफ द डे नवाज शरीफ की पार्टी के वुज़रा ये कह रहे होंगे कि हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के, यानी एक सरकारी मुलाजिम के अदना वर्कर हैं। तो एक सरकारी मुलाजिम की जिसने रिटायर हो जाना है, घर चले जाना है, उसकी चाकरी के लिए अगर एक सियासी जमात बनी है तो फिर अफसोस है नवाज शरीफ की सियासत का इससे बुरा अंजाम हो नहीं सकता। पाकिस्तान ने मार्का हक मनाया। अच्छा लगता है जब हमारी फौज जीते और किसी और मुल्क की फौज जो हमला करे पाकिस्तान के ऊपर उससे कामयाबी मिले तो पाकिस्तानियों को तो अच्छा लगेगा, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन भाईचारे के माहौल को जिस तरह जबरदस्ती जालसाजी के जरिए जुल्म और जबर से खत्म किया गया वो इंतहाई अफसोसनाक है। मैंने आपको एक वीलॉग में कहा था 10 मई के बाद कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक कामयाबी दी है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज्जत रखी है। अब यहां से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बाद दो रास्ते हैं, या तो वो बैकफुट पे जाएं और पाकिस्तान में निजाम को चलने दें, या वो निजाम को पूरी तरह से मजीद जकड़ लें, अपने मुखालिफिन को कुचल दें और अपने जाती मफादात हासिल करें। तो हासिल क्या किया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने? छोटे छोटे फायदों के लिए कौमी भाईचारे को कुर्बान कर दिया। छोटे छोटे फायदे क्या होते हैं? इस्तिस्ना मिल जाता है, एक्सटेंशन मिल जाती है, 5 साल की नौकरी हो जाती है, और क्या होता है? छोटा सा फायदा चंद लोगों का पूरी कौम का जो भाईचारे का एक फिजा बनी हुई थी उसको तबाह बर्बाद कर दिया, सिर्फ अपने छोटे छोटे मफादात के लिए। नाज़रीन, अब आ जाए इंटरनेशनल खबरों की तरफ। मैंने आपको बताया था और बैनुल अक़वामी खबरों में यह छप रहा था कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए से अपना जवाब अमेरिका को भिजवा दिया और ईरान ने यह कहा था कि वो अपनी कौमी खुद मुख्तारी के ऊपर समझौता नहीं करेंगे। ईरान ने कहा था कि कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे या कोई ऐसी चीज कबूल नहीं करेंगे जो वो समझते हैं कि उनके मुल्क के मफाद के खिलाफ है। तो जो ईरान ने जवाब भिजवाया था उसके हवाले से मुख्तलिफ खबरें चल रही थी। मैंने आपको बताया भी था कि ईरान चाहता है कि पाबंदियों का खात्मा किया जाए, ईरान चाहता है कि उसके नुकसानात का अजाला किया जाए, ईरान चाहता है कि नाकाबंदी खत्म की जाए, ईरान चाहता है कि आबने हुर्मुज़ खुले, लेकिन ईरान के कंट्रोल के जरिए खुले। एक नए मुजव्वदा जो तरीकाकार है ईरान ने बनाया हुआ है, एक नए सिस्टम के तहत आबने हुर्मुज़ काम करे। अब वो कभी नहीं छोड़ेगा आबने हुर्मुज़ को। ईरान के हाथ में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक असासा लग गया है। वो इस असासे को, ये सोने की चिड़िया है और यहां से ईरान दबोच सकता है बड़े बड़े मुमालिक को। तो ईरान, अब मुझे नहीं लगता कि यानी कुब्बे को लात पड़ी है और उसका कुब निकल गया, ये वाली सूरत हाल हुई ईरान के साथ। ईरान अब अपने हुर्मुज़ को नहीं छोड़ेगा। ये बैनुल अक़वामी तज्ज़ियाकार कह रहे हैं, पूरी दुनिया से आवाजें आ रही हैं। अगर छोड़ देगा तो किन शराइत के तहत छोड़ेगा, ये एक बड़ी तवज्जो तलब बात है। पता नहीं कितना बड़ा कुछ ईरान को ऑफर किया जाए तो वो छोड़ दे। फिर यूरेनियम के मामले के ऊपर ईरान कुछ और कहता है, अमेरिका कुछ और कहता है। एक तीसरे मुल्क की बात की गई, ठीक है यूरेनियम वहां रख देते हैं, लेकिन अगर टॉक्स फेल हो गई तो हम अपनी यूरेनियम वापस ले जाएंगे। अमेरिका उसके ऊपर भी नहीं मानता। फिर अमेरिका ने 20 साल की ऑफर की, ईरान जो है वो कम सालों की बात करता है। तो यहां एक दोनों के अंदर इख्तिलाफ राय मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जानिब से अमरीकी तजावीज के जवाब को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने एक पोस्ट करते हुए एक मुख्तसर पैगाम दिया कि ईरान के नाम नहाद नुमाइंदों की जानिब से दिया गया जवाब मैंने पढ़ा है, जो उन्होंने लिखा ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। और फिर उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो उसके बाद का जो मजीद ट्वीट्स किए, जो मजीद स्टेटमेंट दिए, वो बड़े सख्त है। डोनाल्ड ट्रंप हर वीकेंड पे सुलह की बात करता है और जब वीकेंड खत्म होने वाला होता है तो जंग की बात करता है। एकदम कीमतें नीचे जाती हैं, एकदम कीमतें ऊपर जाती हैं और दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसा बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मीडिया बाज़ ये इल्जामात लगवाता है कि वो अपने साथियों को या अपने दोस्तों को नवाजने के लिए भी इस किस्म के बयानात देते हैं। इस किस्म के इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि कुछ ऐसे सरमायाकार हैं
मिडिल ईस्ट में जो कार्रवाइयां डाल रहे हैं, और उन्हें पहले से अंदाजा होता है कि अब सिचुएशन किधर जाएगी, वो उस हिसाब से अपनी खरीदारी और बाद में सेल करते हैं, और इसमें वो अरबों डॉलर बना रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ये कहा कि मैं जंग खत्म कर दूंगा, फिर एकदम सूरत बदलती है, वो कहते जी अब दोबारा जंग लगा दूंगा। अब नेतन्याहू के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पर राब्ता किया, उस पर नेतन्याहू ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है। अब इस्राएली वज़ीर आज़म ये कहता है कि ईरान के खिलाफ जंग खत्म नहीं हुई, यूरेनियम कब्जे में लिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जनाब ईरान के पास जो मौजूदा यूरेनियम है उसका जखीरा जब चाहें हम छीन सकते हैं। ये अमरीकी सहाफ़ी हैं, उनके साथ इन्होंने बात की। एक प्रोग्राम है द नेशनल डेस्क, उसमें गुफ्तगू कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम किसी भी मरहले पर ऐसा कर सकते हैं जब चाहें। अमरीकी फौज के जरिए से उस मवाद की निगरानी हम कर रहे हैं, और अगर किसी ने इसके करीब जाने की कोशिश की तो हमें फौरन पता चल जाएगा और हम उसे निशाना बनाएंगे। हम यूरेनियम को उठा भी सकते हैं, ला भी सकते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। यानी अपने स्टेटमेंट में उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की जैसे यूरेनियम एक जगह पे पड़ी हुई है, अमेरिका को पता है, अमेरिका किसी को उसके पास नहीं जाने दे रहा, अगर कोई जाएगा तो उसको तबाह कर दिया जाएगा, और यूरेनियम को अमेरिकन जब चाहें उठाकर वहां से ला सकते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने इस किस्म का एक दावा किया। इस दावे में कितनी सदाकत है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसराइल के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने राब्ता किया और बाद में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जंग खत्म नहीं हुई, यूरेनियम को हम हर हाल में कब्जे में लेंगे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को किसी किस्म की फेस सेविंग नहीं मिल रही, बहुत बुरी तरह फंस गया है वो। अमेरिका में उसके मुवाखजे की बातें हो रही हैं। मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को बदतरीन शिकस्त होती हुई दिखाई दे रही है। अगर यही सूरत हाल चलती रही और मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप हार गया तो ये एक ऐसा अमरीकी सदर होगा जिसको मुआवजे की सूरत में अमरीकी व्हाइट हाउस से निकलना पड़ेगा, और अगर ये वहां से निकलता है तो जेडी वेंस आ जाएगा। बहुत सारे लोग जेडी वेंस को आने वाले सदर के तौर पे देख रहे हैं और उसके साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पे एक कातलाना हमला पहले हो चुका है और एक मरतबा दोबारा इस किस्म का वाकया हुआ, गो के वो डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में कोई फर्क नहीं ला सका। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बहुत सारी खबरें अमेरिका में गर्दिश करती रहती हैं, उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम भी बहुत सख्त किए गए हैं। अब मामला यह है कि कोई फेस सेविंग नहीं मिलती तो एप्स्टीन फाइल का मसला है, अमेरिका में बढ़ती हुई कीमतों का मसला है, और इस जंग के अंदर अमेरिका की जो दुर्गत बनी है उसका मसला है। देखिए अमेरिका में एक आर्टिकल आया है और ये द अटलांटिक के अंदर रॉबर्ट कैगन, ये एक बड़े एक्सपर्ट हैं अमेरिका में, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाइयों के हवाले से। इन्होंने कहा जी कि ईरान ने अमेरिका को चेकमेट कर दिया है। जिन लोगों को पता है शतरंज की गेम का, मुझे कोई ज्यादा नहीं पता उसका, लेकिन चेकमेट ये है कि वहां से आगे शिकस्त है, वो बहुत मुश्किल होती है वहां से निकलना। तो ईरान ने अमेरिका को चेकमेट कर दिया है और अमेरिका को लगभग शिकस्त हो चुकी है, और इस शिकस्त के ऐसे देर पा नताइज बरामद होंगे जो माजी में अमेरिका को पहुंचने वाले किसी भी नुकसान से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। वो अपने आर्टिकल में लिखते हैं द अटलांटिक के अंदर कि अमेरिका ये जंग कैसे हारा, ईरान से जंग कैसे हारा। रॉबर्ट कैगन ने जो आर्टिकल लिखा उसका थोड़ा सा उर्दू तर्जुमा मैंने निकाला आपके लिए, तो मैं आपको यह बताता हूं कि उसने लिखा कि वाशिंगटन इस वक्त ईरान के हाथों चेकमेट हो चुका है। अमेरिका ने फौजी दबाव और पाबंदियों का जो हरबा इस्तेमाल किया था वो ईरान के सियासी अजाइम को तोड़ने में नाकाम रहा है। फिर उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप की पॉलिसियों ने अमेरिका को एक ऐसे बागी सुपर पावर में बदल दिया है जो अपने ही बनाए हुए आलमी निजाम को तबाह कर रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की हिकमत अमली में किसी तवील मुद्दती मंसूबे का फुकदान है, वो महज वक्ती तौर पे सूरत हाल के मुताबिक फैसले कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने लिखा कि एक नुक्ता उठाया उन्होंने कि अमेरिका ने यह साबित कर दिया कि वो एक नाकाबिले एतबार पार्टनर है। मशरिक वस्ता में अमेरिकी असर रसूख कम हो रहा है। यानी पहले लोग भरोसा करते थे कि अमेरिका साथ है तो हम बच जाएंगे, अब लोग भरोसा नहीं कर रहे और अमेरिका के साथ वैसे नहीं खड़े, और अब यह खित्ता बड़ी आलमी ताकतों रूस और चीन के लिए एक खुला मैदान बनता चला जा रहा है। फिर जंग के नताइज के हवाले से उन्होंने लिखा कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के अहदाफ जो मुकर्रर किए गए थे, जैसे कि जोहरी प्रोग्राम का खात्मा या हुकूमत की तब्दीली, ये अब नामुमकिन हो चुका है। ईरान ने अपनी बका की सलाहियत साबित कर दी है, जिससे खित्ते में जो एक स्ट्रेटेजिक तवाजुन है वो ईरान के हक में झुक गया है। फिर उन्होंने कहा कि आलमी निजाम का खात्मा हो रहा है। उसने खबरदार किया कि गुज़िश्ता 80 सालों से कायम अमरीकी क़यादत वाला लिबरल आलमी निजाम अब खत्म हो रहा है और दुनिया एक ऐसे दौर में दाखिल हो रही है जो ज्यादा गैर मुस्तहकम और खतरनाक होगा। रॉबर्ट कैगन का जो ये आर्टिकल है, इसको अगर आप पढ़ें तो आपको एक चीज का अंदाजा होगा जो वो कहना चाह रहा है कि अमेरिका की क़यादत में दुनिया में जो एक आलमी निजाम चल रहा था वो अभी शदीद खतरे में है और अमेरिका को तारीख की एक बदतरीन शिकस्त हो रही है, और इसके असरात जो है वो माजी में होने वाली किसी भी शिकस्त से ज्यादा बुरे होंगे। नादरीन, इसी मौके पर सऊदी अरब से एक शहजादे हैं तुर्की अल फैसल, उनका एक स्टेटमेंट आया। ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ है और